नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। अब विस्तार आपको बताएंगे। व्यापम घोटाले की एफआईआर से नया खुलासा। एक मंत्री की पत्नी ने भी की थी भर्ती की सिफारिश। मंत्री के नाम का खुलासा नहीं। व्यापम घोटाले से जुड़ी 47वीं मौत की खबर भी आई है। ज्योति के साथ देखेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने रूस के उफा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 10 जुलाई को मोदी शरीफ की मुलाकात संभव। जितेंद्र दीक्षित आपको बताएंगे। सलमान खान ने पुलिस से शिकायत की है कि उनके नाम से व्हाट्सएप पर गलत संदेश भेजे जा रहे हैं। सलमान का कहना है कि उनकी तस्वीर से छेड़छाड़ कर उनके नाम से संदेश भेजकर भ्रम फैलाया जा रहा है। और किशोर अजवाणी के साथ देखेंगे। मैगी के बाद अब हल्दीराम के लिए परेशानी खड़ी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने हल्दीराम के उत्पादों की जांच के आदेश दिए। तो सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में दर्ज एफआईआर से नया खुलासा हुआ। एक मंत्री की पत्नी ने भी की थी सिफारिश, लेकिन नाम का खुलासा नहीं किया गया है। 24 फरवरी 2015 को दर्ज इस एफआईआर में वन रक्षक भर्ती घोटाले का जिक्र है। एफआईआर में 87 भर्तियों का कच्चा चिट्ठा है। इसके मुताबिक 5 नाम गवर्नर की तरफ से भेजे गए हैं। 17 नामों की सिफारिश तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की तरफ से की गई है, लेकिन एक नाम मिनिस्टर वाइफ यानी मंत्री की पत्नी की तरफ से भी था। एफआईआर में लिखा है, इसी प्रकार मिनिस्टर वाइफ वाले एक अभ्यर्थी का नाम मंत्री जी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के यहां से मिलना एवं उक्त अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र की छाया प्रति में मंत्री की पत्नी लिखा होना एवं किसी मंत्री की पत्नी से संबंधित अभ्यर्थी होना बताया गया है। एसटीएफ भी इस मंत्री की पत्नी का पता नहीं लगा पाई है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक शक की सुई जिन पर घूम रही है उनमें एक वर्तमान मंत्री की पत्नी, पूर्व मंत्री की पत्नी और आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की पत्नी शामिल हैं। व्यापम घोटाले में पुलिस ने फिर बंद की नम्रता दामोर हत्याकांड की फाइल। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का दावा, संभव है मौत से पहले हुआ हो यौन शोषण। 20-21 साल की कोई भी लड़की के साथ ऐसे कृत्य होने की भी संभावना रहती है। उसके बाद उसके साथ उसका मर्डर कभी हो या उसकी हत्या की गई हो, तो इस संभावना को देखते हुए और उसके जेनाइटल फाइंडिंग्स में भी ऐसी संभावना हमें लगी थी कुछ। कल ऐसी खबर आई थी कि नम्रता का केस फिर से खोला गया है, लेकिन अब ये फाइल फिर से बंद हो गई है। इंदौर मेडिकल कॉलेज की छात्रा नम्रता डाबोर का शव 7 जुलाई 2012 को उज्जैन जिले में रेलवे ट्रैक पर मिला था। पुलिस ने पहले इसे हत्या का मामला माना था, लेकिन बाद में दुर्घटना का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने ये कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी कि नम्रता की मौत को हत्या मानने का कोई सबूत उसे नहीं मिला है। नम्रता की संदिग्ध मौत के बारे में ही पत्रकार अक्षय सिंह उसके पिता का इंटरव्यू करने गए थे, लेकिन अक्षय सिंह की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने से इनकार कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भारी दबाव के बाद कल हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सिफारिश पर ये कहते हुए कोई फैसला करने से इनकार कर दिया कि ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा हाईकोर्ट का इस पर कोई फैसला करना ठीक नहीं होगा। व्यापम घोटाले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने के लिए कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर 9 जुलाई को एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया है। इनमें कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की याचिका भी शामिल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। व्यापम घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने वालों में आप नेता कुमार विश्वास और घोटाले का खुलासा करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता भी शामिल हैं। व्यापम के मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। जिस तरह से 2-3 दिन में कई प्रश्न खड़े हुए, संदेह का वातावरण बना, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हम यही निवेदन करेंगे कि ये जांच सीबीआई करे। व्यापम घोटाले पर विपक्ष के चौतरफा हमलों से घिरे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, कांग्रेस के जमाने में तो सिगरेट की पर्चियों पर होती थी भर्तियां। कांग्रेस के जमाने में कोई सिस्टम था ही नहीं। सिगरेट की पर्चियों पर लिख के नाम देते थे उस समय के कांग्रेस के लोग और भर्तियां हो जाती थी। कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को मैंने सुधारा और सुधारने के बाद एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में अगर किसी ने गड़बड़ी की तो वो पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उसके अंदर कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसकी विस्तृत जांच करने का मैंने निर्देश और आदेश दिया। अब पूरी जांच विस्तृत हुई है, सारे तथ्य सामने आए हैं, कार्रवाइयां बहुत व्यापक हुई है, लेकिन इसके बाद भी
अगर एक बात उठी कि और सीबीआई जांच होनी चाहिए तो हम उसके लिए तैयार है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया पत्रकार अक्षय सिंह की बहन को नौकरी देने का ऐलान। व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग के दौरान हुई थी अक्षय सिंह की मौत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली में अक्षय सिंह के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अक्षय की बहन को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव दिया है। पूरा परिवार बहुत सदमे में है इस वक्त। जवान बेटा उन्होंने खोया है, माँ बाप, माताजी पिताजी की हालत बहुत खराब है अभी नहीं है, और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। अक्षय के बाद में उनके परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं है। जो भी फाइनेंशियल हेल्प हमसे हो सकेगी हम करेंगे। अगर नौकरी की बात आएगी सरकार उनको नौकरी देगी। किसको नौकरी देंगे? उनकी बहन को नौकरी। वो लॉ कर चुकी हैं। दिल्ली के पत्रकार अक्षय सिंह व्यापम घोटाले से जुड़ी जानकारी की रिपोर्टिंग के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ गए थे, जहां 4 जुलाई को अचानक रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई थी। व्यापम के जरिए भर्ती होने वाली ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका के पति और ससुर गिरफ्तार। 6 जुलाई को तालाब में डूबने से हुई थी अनामिका की मौत। मध्य प्रदेश के सागर की पुलिस अकेडमी में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा की मौत के मामले में पुलिस ने उनके पति रवि सीकरवार और ससुर नरोत्तम सिंह सीकरवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तारी दहेज एक्ट और खुदकुशी के लिए उकसाने जैसे आरोपों के तहत की है। अनामिका के घर वालों ने उसके ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि अनामिका के पति ने इन आरोपों को गलत बताया है। कांग्रेस ने शक जाहिर किया है कि अनामिका की मौत भी व्यापम घोटाले से जुड़ी हुई है। यूपी की अखिलेश सरकार पर मायावती का बड़ा आरोप। मायावती ने कहा बाराबंकी केस में अखिलेश यादव अपनी जाति के पुलिस वालों को बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस घटना की जांच कराने की बात कहकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश में संबंधित महिला का बयान आने के तुरंत बाद ही सभी दोषी पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त करके वे उनके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं लगाकर उन्हें तुरंत ही जेल भिजवा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अब इससे ये साबित होता है कि ये सरकार बरादरीवाद की हवा में बहकर इस कांड के मुख्य दोषी पुलिस कर्मी को व उनके अन्य साथियों को भी बचा रही है। हेमा मालिनी ने दौसा हादसे के दौरान अपने बर्ताव के लिए हो रही आलोचना पर निकाली भड़ास। कहा बच्ची के पिता ने नहीं किया ट्रैफिक नियमों का पालन, भीड़ और मीडिया के लिए शेम ऑन यू। हेमा मालिनी ने ट्विटर पर लिखा है, जब मैं असहाय थी और सदमे में थी तब मीडिया ने सनसनी फैलाई और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई। भीड़ में खड़े लोगों ने भी मानवता नहीं दिखाई। ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगी शेम ऑन यू एंड गॉड ब्लेस। अगर बच्ची के पिता ने ट्रैफिक नियमों का पालन किया होता तो ये हादसा नहीं होता और बच्ची की जान नहीं गई होती। हेमा मालिनी पर आरोप है कि सड़क हादसे के बाद उन्होंने अपने लिए गाड़ी मंगाई और 5 घायलों को सड़क पर तड़पता छोड़कर अपना इलाज कराने जयपुर चली गईं। घायलों में जो बच्ची भी थी जिसकी बाद में मौत हो गई। ऐसे में आरोप लगे हैं कि अगर हेमा बाकी घायलों को भी अपने साथ अस्पताल ले जाती तो शायद बच्ची की जान बच जाती। हैरानी की बात यह है कि हेमा मालिनी ने इतने दिनों बाद हादसे पर मुंह खोला तो अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने की बजाय मीडिया और बच्ची के पिता को ही कसूरवार ठहरा दिया। दौसा में हुए सड़क हादसे के बाद हेमा मालिनी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और सारा दोष बड़ा है हनुमान खंडेलवाल यानी उस बच्ची के पिता पर जो इस हादसे का शिकार हुई थी। सर मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा ट्रैफिक रूल था जिसका मैंने पालन नहीं करा सर। वो बाईपास बना सर इसीलिए है, उस कट में से होके कंपलसरी गुजरना ही पड़ेगा बाईपास पे जाने के लिए। उनकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी, विदिन 10-15 सेकंड के अंदर ही गाड़ी हमारी आंखों के सामने आके टकरा गई। मेरे को किसी चीज़ का दुख नहीं, मेरी बेटी गई है, उस चीज़ को मैं भूल नहीं पाऊंगा जिंदगी भर। जो लेके गए उनको डॉक्टर साहब शिव कुमार शर्मा क्या बता रहे, उनका नाम बता रहे, उनको लेके गए, उनके साथ जो बंदे ठीक थे उनके साथ में ड्राइवर उनको लेके गए, हमारी बेटी को ले जाते। मैंने उस दिन भी बोला था अगर बेटी को शायद फर्स्ट एड टाइम पे मिल जाता हो सकता है आज हमारे साथ होती बच्चा। तो जैसा कि खंडेलवाल परिवार का मानना है कि हेमा मालिनी का इस तरीके का अमानवीय ये जो टिप्पणी आई है ट्वीट करके जो उन्होंने दी है, उससे ये बात साबित होती है कि अपनी गलती को छुपाने का एक रास्ता ढूंढ रही है।
महाराष्ट्र में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स की होगी जांच। महाराष्ट्र सरकार ने खाद्य विभाग को दिए जांच के आदेश। मैगी के बाद अब देश के एक और बड़े फूड ब्रांड हल्दीराम के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में खाद्य राज्य मंत्री विद्या ठाकुर ने हल्दीराम के सभी प्रोडक्ट्स की जांच के आदेश दिए हैं। खाद्य विभाग से उत्पादों की जांच के लिए कहा गया है। अमेरिका में पिछले महीने ही हल्दीराम के उत्पादों पर पाबंदी लगाई गई। माना जा रहा है कि इसी के बाद हल्दीराम प्रोडक्ट्स की जांच कराने का महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है। इससे पहले नेस्ले की मैगी के खिलाफ देश भर से शिकायतें मिली थी, जिसके बाद देश भर में मैगी की बिक्री पर पाबंदी लग चुकी है। मैगी जैसे कई दूसरे प्रोडक्ट्स भी बाजार से हटा लिए गए। तो हल्दीराम की परेशानी बढ़ सकती है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंच गए हैं। वहां मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में कहा कि एक साल में 5वीं मुलाकात ये बताती है कि भारत चीन के रिश्ते कितने गहरे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी से मजाक में कहा कि योग दिखने में मुश्किल लगता है, इसलिए उन्होंने इसके लिए कभी कोशिश नहीं की। और आगे देखिए, रूस में मोदी और शरीफ की मुलाकात भी हो सकती है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंचे पीएम मोदी। रूस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के शहर उफा पहुंचे, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन और शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं से मिलेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात होने के भी आसार हैं। प्रधानमंत्री मोदी 6 देशों की यात्रा पर हैं। वो 10 जुलाई को रूस से तुर्कमेनिस्तान जाएंगे। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नजरबायेव को पीएम मोदी ने भेंट में दिया कई धार्मिक पुस्तकों का सेट। दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होने का भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नजरबायेव को तोहफे में भारत में जन्मे धर्मों से जुड़े कई धर्म ग्रंथ भेंट में दिए। इसमें वाल्मीकि रामायण का फारसी अनुवाद, गुरु ग्रंथ साहिब का अंग्रेजी अनुवाद, जैन धर्म से जुड़ा धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र और बौद्ध धर्म ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता शामिल है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नजरबायेव विश्व के सभी धर्मों के बीच बेहतर समझदारी बनाने में विशेष दिलचस्पी रखते हैं। पीएम मोदी ने अस्ताना से रूस के लिए रवाना होते समय ट्विटर पर संदेश लिखकर कजाकिस्तान में हुए अपने स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और दोनों मुल्कों के मजबूत रिश्तों का भरोसा जताया। पीटीआई के मुताबिक 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर में वो इफ्तार की दावत दे सकते हैं। हालांकि एबीपी न्यूज के सूत्रों ने इफ्तार की दावत से इनकार किया है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के साथ दीपावली मनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। वो 17 जुलाई को जम्मू में पूर्व सांसद और मंत्री गिरधारी लाल डोंगरा की 100वीं जयंती पर शामिल होंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को श्रीनगर भी जा सकते हैं और वहां लोगों को इफ्तार की दावत दे सकते हैं। हालांकि एबीपी न्यूज के सूत्रों ने इफ्तार की दावत से इनकार किया है। ईद से पहले 17 जुलाई को रमजान का आखिरी शुक्रवार पड़ रहा है। पिछले दिनों आरएसएस ने भी इफ्तार की दावत दी थी। ललित मोदी विवाद में एक और खुलासा। 2007 में वसुंधरा सरकार ने की थी ललित मोदी को पद्म सम्मान देने की सिफारिश, लेकिन मिल नहीं पाया था सम्मान। ललित मोदी विवाद में एक नया खुलासा हुआ है। 2007 में राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने ललित मोदी को पद्म अवार्ड देने की सिफारिश की थी। ललित मोदी को पद्म अवार्ड दिए जाने के लिए राजस्थान खेल परिषद ने उस समय राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें ललित मोदी को क्रिकेट और खेलों में शानदार योगदान के लिए पद्म अवार्ड देने की सिफारिश करने को कहा गया था। खाली ललित मोदी का नाम नहीं था, लिम्बाराम का भी नाम था और एक नाम मैं भूल रहा हूँ और था। स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर कुछ नामों को प्रस्तावित किया गया था। तो इसके अंदर आई डोंट थिंक, इसमें मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई संवैधानिक मर्यादाओं को उल्लंघन हुआ। हाँ, ललित मोदी के अलावा तीरंदाज लिम्बाराम को भी पद्म सम्मान देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन दोनों को ही ये सम्मान नहीं मिला। ललित मोदी विवाद में नए खुलासे के बाद कांग्रेस ने ली चुटकी। कहा, अब तो केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में ललित मोदी को पद्म सम्मान दे ही देना चाहिए। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनको देना चाहिए पद्म भूषण। अगर प्रस्ताव है उस सरकार का, आज वो सरकार प्रदेश में सत्तारूढ़ है, केंद्र में सत्तारूढ़ है, दोनों जगह सत्तारूढ़ है, तो उस प्रस्ताव को वापस उनको पुनर्निर्माण करना चाहिए। किसी क्यों झिझकते हैं वो? क्या इसे झिझक रहे हैं क्योंकि आपस में आजकल दुराव है,
या ईमेल्स रिलीज हो रही हैं। 2007 में वसुंधरा राजे सरकार ने पद्म सम्मान के लिए ललित मोदी के नाम की सिफारिश की थी। 2007 में आईपीएल अपनी एक अच्छी सीमा पे था। जहां तक मुझे याद है 6-7 में राजस्थान में भी बहुत आईपीएल मैचेस हुए थे और कई और खिलाड़ी थे, उनके भी नाम रेकमेंड हुए थे। तो उस समय यदि किसी सकारात्मक कार्य के लिए राजस्थान सरकार ने अगर खेल परिषद के रिकमेंडेशन पे आगे रेकमेंड किया था तो उसमें कोई मैं विवाद नहीं देख सकता। विश्व बैंक ने मनरेगा को दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना माना। कांग्रेस ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। विश्व बैंक ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना माना है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई ये योजना देश की 15% आबादी को रोजगार मुहैया कराती है। विश्व बैंक ने मिड डे मील योजना को स्कूलों में भोजन देने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना भी माना है। भारत में मिड डे मील के तहत करीब 10.5 करोड़ बच्चों को रोजाना स्कूल में भोजन दिया जाता है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। वर्ल्ड बैंक ने जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन योजना और आधार की भी खूब तारीफ की है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अब तक आपने जो खबरें देखी उनमें शामिल थी ये 3 खबरें। व्यापम में मंत्री की पत्नी ने भी की थी सिफारिश। रूस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ललित मोदी को पद्म सम्मान दिलाना चाहती थी वसुंधरा राजे। आगे देखिए अगली बड़ी खबर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में जमकर हुआ बवाल। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, एक की मौत, लगा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। इम्फाल में प्रदर्शन के दौरान आज छात्र पुलिस से भिड़ गए। बड़ी संख्या में एकजुट होकर छात्र राज्य में इनर लाइन परमिट सिस्टम की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। शुरुआत में पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते बात बढ़ती चली गई। इस झड़प में एक प्रदर्शनकारी छात्र की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए पश्चिमी और पूर्वी इम्फाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मणिपुर के छात्र जिस इनर लाइन परमिट के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो भारत सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाला वो दस्तावेज है जिसमें संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में भारतीय नागरिक को जाने की थोड़े समय के लिए अनुमति दी जाती है। फिल्म बजरंगी भाईजान को लेकर व्हाट्सएप पर वायरल एक पोस्ट के खिलाफ सलमान खान ने मुंबई क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। सलमान का कहना है कि आपत्तिजनक पोस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं। सलमान की तरफ से मुंबई क्राइम ब्रांच में एक लिखित शिकायत दी गई है जिसमें सलमान ने व्हाट्सएप पर एक पोस्ट के खिलाफ आपत्ति जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान के नाम से वायरल इस कथित पोस्ट में कहा गया है कि मुस्लिम फैंस के बिना समर्थन भी उनकी फिल्म हिट हो सकती है। सलमान ने मुंबई पुलिस को दी अपनी शिकायत में लिखा है उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। इस बीच फिल्म बजरंगी भाईजान पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक अर्जी लखनऊ की कोर्ट में भी दाखिल हुई है। फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है। मलेशिया में अगवा हुआ यूपी के नोएडा का छात्र, परिवार के मुताबिक फोन पर मांगी जा रही है 10 लाख रुपए की फिरौती। ये तस्वीर नोएडा के मोरना के रहने वाले युवक ललित की है। ललित मलेशिया के KLIU कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रहा है। परिवार का कहना है कि पिछले 2 दिन से उनके पास एक फोन आ रहा है जिसमें कुछ लोग ललित को मलेशिया में अगवा करने का दावा कर रहे हैं और उसे सलामत छोड़ने के लिए 10 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। परिजनों ने नोएडा के सेक्टर 24 पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मलेशियाई दूतावास से संपर्क साधा है। नोएडा पुलिस ने विदेश मंत्रालय को भी इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी दी है। मामले की हर पहलू से जांच हो रही है। ग्रीस के बाद चीन ने खतरे की घंटा बजा दी है। चीन के शेयर बाजार धाराशायी हुए तो असर भारत तक दिखा। सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा तक लुढ़क गया। ग्रीस से तो हमारा व्यापार ज्यादा नहीं, लेकिन हमारा कुल व्यापार का 9% चीन से होता है। इसलिए चीन में शंघाई के शेयर बाजार 8% लुढ़क कर धड़ाम गिरा तो दुनिया के बाकी शेयर बाजारों की तरह BSE का सेंसेक्स भी 484 अंक की बड़ी गिरावट 27,688 पर आ गया और NSE का निफ्टी 148 लुढ़क कर 8,363 पर बंद हुआ। 3 हफ्ते में चीन के शेयर निवेशकों की 1/3 पूंजी साफ हो चुकी है। चीन की सरकार स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। अफरा तफरी में हर निवेशक शेयर बेचना चाह रहा है। अब खतरा यह है कि शेयर बाजार के हड़कंप का असर कंपनियों की सेहत पर पड़ेगा, यानी निवेश कम होगा, खरीद कम होगी और मुनाफा भी कम होगा।
दिवालिया होने के कगार पर खड़े ग्रीस को मिली एक और मोहलत। कर्ज के लिए गुरुवार तक नया प्रस्ताव पेश करने को कहा। आर्थिक संकट से जूझ रहे ग्रीस को कर्ज हासिल करने के लिए कुछ और मोहलत मिल गई है। मंगलवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई बैठक में ग्रीस को नया प्रस्ताव पेश करने के लिए गुरुवार तक की मोहलत देने का फैसला किया गया। बैठक में शामिल नेता इस नतीजे पर पहुंचे कि ग्रीस के दिवालिया होने और वहां की बैंकिंग व्यवस्था के पूरी तरह ढह जाने का असर सिर्फ ग्रीस पर ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ेगा। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने कहा कि यूरोपीय देशों के नेता यूरो को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ग्रीस को आर्थिक संकट से उबारने के उपायों पर यूरोपीय यूनियन के सभी सदस्यों की अगली बैठक में विचार किया जाएगा। ये बैठक रविवार को होनी है। भारतीय तीरंदाजों ने देश को किया शर्मसार। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल का मैच में हिस्सा न लेकर टीम सैर सपाटे पर निकलने का आरोप है। इस पर जांच बिठाई गई है। भारतीय पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी टीम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के कांस्य पदक मुकाबले के लिए समय पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से भारतीय तीरंदाजी संघ को इस मामले की जांच के आदेश देने पड़े। विश्व तीरंदाजी संघ के मैनेजर क्रिस वेल्स के मुताबिक गुरिंदर सिंह, कनवलप्रीत सिंह और अमन की कंपाउंड टीम दक्षिण कोरिया के ग्वांजू में स्थानीय समय अनुसार 10 बजे इटली के खिलाफ मैच के लिए नहीं पहुंची। वो 2 मिनट लेट थे। विश्व तीरंदाजी के नियमों के मुताबिक अगर टीम फाइनल मैच के दौरान मौजूद नहीं रहती तो फिर ये मान लिया जाता है कि टीम ने वह मैच गंवा दिया है। तीरंदाजी संघ के अधिकारियों ने टीम के सैर सपाटे पर निकलने की बातों को खारिज किया है। टीम के कोच जीवनजोत सिंह का कहना है कि उपकरणों की खराबी की वजह से टीम हिस्सा नहीं ले पाई। 24 घंटे 24 रिपोर्टों में फिलहाल इतना ही। इन 3 खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। व्यापम की सीबीआई जांच पर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। रूस में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। रात 12 बजे एक बार फिर मिलेंगे दिन भर की 24 बड़ी खबरों के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर में।